अवध का राज्य हड़पने की तैयारी भाग 2। ये सारी तिकड़में डलहौजी के पहले ही हो चुकी थी। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि डलहौजी ने अवध के अधिग्रहण करने में कुछ अपूर्व पातक नहीं किया। अवध का प्रदेश सबको चाहिए था, पर उसको कैसे हथियाया जाए इसका निर्णय डलहौजी के हाथ में था। पंजाब की तरह या ब्रह्म देश की तरह उस पर चढ़ाई कर उसे जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां के लोगों ने कभी ब्रिटिशों से झगड़ा नहीं किया था। नवाब ने उनसे कभी प्रेम से व्यवहार नहीं किया। ऐसा आरोप लगाना भी संभव नहीं था, क्योंकि आज तक हर कठिन अवसर पर नवाब ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जब अंग्रेजों की सहायता की थी, जब अंग्रेजों की जेब में पैसा नहीं था, तब नवाब ने उन्हें पैसा दिया, और जब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अंग्रेजों के पास खाने और कुछ नहीं था, तब उन्हें अनाज भिजवाया। नागपुर की तरह वहां पर ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि राजमहल और इस संतति से भरा हुआ था। वहां झांसी की तरह दत्तक का कोई भी बखेड़ा नहीं था, क्योंकि वर्तमान राजा दिवंगत राजा का औरस पुत्र था और राज्य पर शासन रूढ़ था। इस तरह लखनऊ के इस नवाब ने उपर्युक्त अपराधों में से एक भी अपराध नहीं किया था। यद्यपि ये सारे अपराध नवाब ने नहीं किए थे, फिर भी उस मूर्ख के हाथ एक बड़ा प्रमाद हो ही गया। वह प्रमाद यह कि नवाब के राज्य पर प्रदेश बहुत ही उपजाऊ, सुंदर और धनी था। यह उसका अपराध अंग्रेजों के बहुत पहले से ही ध्यान में आया हुआ था। अवध के सुंदर प्रदेश का वर्णन करते हुए अंग्रेजी ब्लू बुक की सुकोमल भाषा में भी कविता फूट पड़ी है। इस सुंदर प्रदेश में कहीं कहीं 20 तो कहीं कहीं 10 फीट पर भी भरपूर जल भंडार है। सारा प्रदेश हरे भरे खेतों से भरा हुआ है। अमराई की छाया से शीतल बांस के ऊंचे ऊंचे वन अपने सिर ठाट और सांझ से उठाए हुए हैं। इमली की घनी छाया, नारंगी की गंध, अंजीर के वृक्षों की विचित्रता और पुष्पराग का परिमल आदि सारी प्रकृति की अवर्णनीय सुंदरता फैली हुई है। ऐसा यह प्रदेश अपने कब्जे में रखने का प्रचंड अपराध अवध के नवाब ने किया था। इसीलिए सन 1839 में डलहौजी ने उसे गद्दी पर से उठाकर फेंक देने का आदेश दे दिया, और उस आदेश को समस्त अंग्रेजों की अनुमति और सहयोग मिलने से अवध एक झटके में अधिग्रहित कर ली गई। कारण यह बताया गया कि नवाब अपने राज्य में सुधार नहीं कर रहा है। ओहो, ईसा मसीह भी इस उदारता के आगे नतमस्तक हो जाए। नवाब के राज्य में जो एक गुनी दरिद्रता थी, उसे चौगुनी करने, जो कुछ चैतन्य था उसे समाप्त करने, और अवध के तन पर फटा पुराना ही सही पर स्वतंत्रता का जो कपड़ा था उसे फाड़ कर नंगा करने तथा उसके सिंहासन पर बलात्कार करने वाले इंग्लैंड की यह अव्यवस्था की बात यदि एक बार मान ली, तो हिंदुस्तान पर तेरा राज क्या एक दिन भी रह पाएगा। आज चीन में अफीम की लत है, अफगानिस्तान में अत्याचार है। बहुत क्या तेरे पैर के नीचे स्थित एशिया को अपने देश से जोड़ सकते हैं? अरे, पड़ोसी के घर का सामना अव्यवस्थित है, इसीलिए उसके घर में घुसकर उसे बांधकर वह घर अपने कब्जे में लेने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? पर डलहौजी के प्रशासन के संबंध में लिखने वाला अर्नोल्ड कहता है, नवाब ने इसके सिवाय भी कितने ही अपराध किए थे, जैसे वह अपनी दासियों को जरी की साड़ियां भेंट देता था। दूसरा अपराध यह कि उसने 11 मई को आतिशबाजी का जलसा किया, और यह भी कि एक दिन सुबह ही उसने दवाई पी और शाही बेगम और ताज बेगम से भोजन का आग्रह किया। अब इससे भयंकर अपराध और क्या ही हो सकता है। फिर भी धन्य है अंग्रेज की नवाब, सुबह दवाई पीता था, फिर भी उस अपराध की ओर ध्यान न देकर उसे राजच्युत नहीं किया। पर अंत में सारे उपाय व्यर्थ गए। कारण एक दिन नवाब के सामने कुछ घोड़ियों पर घोड़े छोड़े गए, अर्थात अंग्रेज सरकार को उन घोड़ियों की पवित्रता भंग होने पर बहुत दया आई, और उन्होंने उस भयंकर अवसर पर वहां खड़े नवाब के अपराध पर उसे राज्य से बेदखल कर दिया।
ऐसी घिनौनी बातें कहकर नवाब की राज्य व्यवस्था संबंधी अक्षमता का ढोल पीटना चाहने वाले मूर्ख और ईर्ष्यालु अंग्रेज इतिहास लेखकों को यह सब देखने हिंदुस्तान आने का कष्ट करने की आवश्यकता ही क्या थी। उन्हें इंग्लैंड में कहीं भी रोनाल्ड के ग्रंथ मिल सकते थे, या लज्जावश किसी ने नन दिया हो और तो इंग्लैंड के राजमहलों से भी उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल गई होती, और घोड़ियों का प्रतिव्रत्य भंग करने से भी बड़ों व्रतों का भंग करने वालों की जिंदगी और राज्य अधिग्रहण कर लेना तथा स्वयं के घर के छेद भरने में वे अपने समय का अधिक उपयोग कर सकते थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे धकेलो उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।